देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो आपका कल टेस्ट हुआ है आज उसका सोल्यूशन आपके सामने है। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रीजनिंग के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन है फाइंड द ऑड पेयर ऑफ लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। बेटा इतना सिंपल पेपर बनाया है, इस बार भी आपके नंबर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब आपके पढ़ने में कहीं ना कहीं कमी रह रही है। अपनी पढ़ाई को बढ़ाएं बेटा, इससे सिंपल पेपर नहीं बनाया जा सकता। ये सबसे सिंपल पेपर मैंने बनाया है। यदि अब भी आपके नंबर नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई की कमी है। देखो डॉलर, रुपी, पाउंड और ग्राम। देखो डॉलर, रुपी और पाउंड क्या है? करेंसीज हैं। और ग्राम कोई करेंसी नहीं है। अगला क्या है, उसने एक सीरीज दी 81, 64, 100, 125, 121। यानी कि सीरीज में उसने क्या किया, देखो ये 9 का स्क्वायर बेटा, ये 4 का क्यूब, ये 10 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 11 का स्क्वायर, तो अब आएगा 6 का क्यूब। 216, 9, 10 और 11 का स्क्वायर है अल्टरनेटिव में, और 4, 5 और 6 का क्यूब है अल्टरनेटिव में, तो 216 आ जाएगा। अगला है क्वेश्चन दिया, एनालॉजी दिया है, नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी आपसे क्या कहती है बेटा, वो देखें। 81 यानी कि 81 बेटा 9 का स्क्वायर है और 729 का क्यूब है, तो 49 7 का स्क्वायर है, तो 7 का क्यूब क्या हो जाएगा, 343। समझ गए। अब फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आर्कटिक, अटलांटिक, इंडियन, ग्रीनलैंड। देखो आर्कटिक, अटलांटिक और इंडियन ओशियन है, तो ग्रीनलैंड एक द्वीप है, ओशियन नहीं है। चूज द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन सीरीज। लेग, हैंड, ब्रेन और ईयर। देखो लेग, हैंड और ईयर, लेग, हैंड और ईयर दो दो होते हैं और ब्रेन एक होता है, तो ऑड क्या हो जाएगा बेटा, ब्रेन ऑड हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें। एक सीरीज देगी आपको अल्फाबेट सीरीज। वो कह रहा है देखो बी से ई, 2 और 3 5 और 3 8 और 3 11 और 3 14 और 3 17, तो 17 पे क्या आता है बेटा, क्यू आता है। अगर अगला उसने कहा कि इफ यदि आर को 18 लिखें, एन को 14 लिखें, यानी कि इफ का मतलब कुछ भी नहीं है, जो नंबर होते हैं वही नंबर हैं। तो बॉल को देखो आप, यदि इसके नंबर्स को आप आपस में ऐड कर दोगे तो आपका आएगा 27। तो गो पे जी 7 पर, ओ 15 पे, तो गो पे क्या हो जाएगा 22। उसने कहा 45 गर्ल्स हैं एक रो में, राधा जो है वो 21 है फ्रॉम लेफ्ट हैंड। यहाँ से राधा 21 है, राइट से पूछा है। टोटल है 45 माइनस के 21, कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 45 माइनस 21 15, 15 और 9 कितने बेटा, 24, 24 और प्लस कर देंगे 1 हो जाएगा 25। प्लस 1 क्यों किया, क्योंकि राधा को 2 प्लेस देने हैं। ये आपको अच्छी तरह से समझाया गया है। आएगा इफ 15 अगस्त इन द थर्ड मंडे, तो वॉट डे विल बी देयर 3 days आफ्टर थर्ड ट्यूसडे। तो थर्ड मंडे 15 अगस्त को है, तो 16 अगस्त को थर्ड ट्यूसडे हो जाएगा, एक दिन बाद। इसके 3 दिन बाद, तो 16 के 3 दिन बाद 19 तारीख होगी बेटा। क्या होगी, 16 के 3 दिन बाद 19 तारीख होगी। 17, 18 और 19, 19 ऑप्शन में नहीं बेटा, 19 कर लेना इसको, 3 दिन बाद। हाँ 19 होगा, ऑप्शनों में 19 कर लेना बेटा इसको, 19 सही है। आपके लिए पेपर में ये चेक हो गया होगा, पेपर में चेंज हो गया होगा, आराम से देख लेना। आगे उसने कहा कि चूज द ऑड वन आउट। फिश, स्नेक, क्रोकोडाइल, वेल। देखो फिश, स्नेक, क्रोकोडाइल आते हैं रेप्टाइल्स में, और वेल आता है बेटा मैमल्स में। देखो चूज द करेक्ट ऑप्शन। कोल ब्लैक, कोल होता है ब्लैक, तो लाइम स्टोन होता है व्हाइट। लाइम स्टोन क्या होता है, व्हाइट। यदि ग्रे होता है तो ग्रे भी हो सकता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है आपसे कि 21 और गुणा कर दें 11 का। इक्कीस गुणा 11 कर दें तो बेटा 11 और 11 दूनी 22, 22 और 1 23, 231 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा बेटा, 77। तो पहले दो नंबर्स को आपस में गुणा किया गया है और डिवाइड किया गया है बेटा अगले नंबर से। तो 36 गुणा 12 देखो आप कितना होगा, 12 छिक्की 72, 12 तिया 48, 48 और 7 55, 512 बट्टे करोगे आप 4 तो हो जाएगा 108। ठीक है, 12 छिक्की 72, 12 36, 36 और 7 बेटा 42 होता है। तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 108 हो जाएगा। तो 24 प्लस गुणा 14 कर दूं और डिवाइड बाई कर दूं 3 से, तो आपका आंसर हो जाएगा 112। कितना हो जाएगा बेटा, 112। अगला देखें, अगले में दिया है आपसे, अगला भी मिसिंग नंबर है, जो लेटर्स का मिसिंग नंबर है। किसका है, लेटर्स का। तो देखो 2 और 2 4 और 3 7, प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 और प्लस 3, अगला आएगा प्लस 2 और अगला आएगा प्लस 3, और प्लस 3 आता है बेटा एस। क्या आता है, एस आता है। अगला देखें, अगला है कि बताइए भाई, ये भी वो है कोडिंग रिकॉर्डिंग।
तो इसने कुछ नहीं किया है, सभी लेटर्स का यदि आप नंबर ऐड कर दोगे तो आपका आ जाएगा। तो प्लेयर में देखें 16 प्लस 12 प्लस 1 प्लस 25 प्लस 5 प्लस के 18, बेटा ऐड कर दो 16 12 28, एक 29, 29 5 34, 44 54 59, 59 और 20 79 और 2 77, यानी कि 77 आ गया बेटा। आगे देखिए सीरीज, देखो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, यानी कि ऑड नंबर्स का स्क्वायर, तो आगे आएगा 11 का स्क्वायर यानी कि 121। बेटा सिटिंग का एक क्वेश्चन है, देखिए APRXS जो भी है बैठे हुए एक रो में, S और Z जो है सेंटर में है, A एंड P आर द एंड्स, A और P एंड पे हैं। एक बार A को यहाँ मान लो, एक बार P को यहाँ मान लो, कितने बंदे हैं 6 बेटा। एक बार P को यहाँ, एक बार A को यहाँ। चलिए वो आगे आपसे कह रहा है R इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ A, R जो है वो A के लेफ्ट में कहीं भी बैठा है, तो A के लेफ्ट में यहाँ तो हो ही नहीं सकता, तो इसको हटा दो। S और Z इमीडिएट सेंटर, बेटा इसने इन द सेंटर A एंड P आर द एंड्स, R इज इन द लेफ्ट ऑफ A। S और Z को यहाँ मान लूँ, R को यहाँ मान लूँ, राइट ऑफ P। कहाँ पे देख रहे हैं ये? A, P, X and Z in the row, S and Z are in the center, A and P are the ends, R is sitting to the left of A, the right of P। इसका मतलब बेटा देखो इमीडिएट पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है आपसे? इमीडिएट। ये वर्ड छुपा हुआ है इसमें, उसने कहा है कि R के इमीडिएट लेफ्ट में A है, यहाँ इमीडिएट देख लेना, इमीडिएट लेफ्ट में A है, तो P के इमीडिएट राइट में कौन है? तो इमीडिएट राइट में कौन है? X बैठेगा। कौन बचा बेटा? X बचा, तो X इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इमीडिएट इसमें छुपा हुआ है, आपके पेपर में इसका करेक्शन हो गया होगा, इमीडिएट वर्ड इसमें लिखना चाहिए था, मतलब लिखा होगा आपके पेपर में, लिखा होगा, यहाँ नहीं है। आगे फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। देखो बेटा 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, लेकिन बेटा ये 195, 14 का स्क्वायर नहीं, उसका स्क्वायर 196 होता है, तो आपका 195 आंसर हो जाएगा। अगला है बेटा देखो लेटर सीरीज, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, यानी कि के से स्टार्ट होगा बेटा। अगला देखो 12 12 12 फिक्स रहा है, तो के बाद एल आ जाएगा मेरे बच्चे। 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, फिर एल आ जाएगा, तो के डबल एल ए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे का है विच पेयर डज नॉट बिलोंग्स टू अदर्स, यानी कि ये भी क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है बेटा। देखो 7 का स्क्वायर ये है, ये 11 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर, लेकिन ये 5 का क्यूब दे रखा है, क्योंकि 5 का क्यूब क्या होता है? 125 होता है, और उसने 3 में स्क्वायर दिया, 1 में क्यूब दिया है, तो कौन सा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे देखें, उसने कहा है कि सिलेक्ट, बताइए भाई क्या हो रहा है? देखो 12 20 और 4 में बेटा ये हो रहा है कि जितने का इसमें अंतर है, 8 का अंतर है, वो इसका डबल है, यानी कि 4 दूनी 8 जो डबल है उसका इतने अंतर है, तो ऑप्शन नंबर ए यदि आप चेक करते हो तो 5 10 और 15, सॉरी 5 10 और 5, तो देखिए इन दोनों में 5 का अंतर है। नहीं नहीं ये नहीं होगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, हाँ ये हो जाएगा, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेटा। देखो ऑप्शन नंबर सी में आप चेक करें तो 17 27 और 5 अंतर है बेटा 10 का, और 5 का दोगुना क्या होता है? 10 होता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। दोबारा देख लें, कुछ नहीं है, 2 का जो पहले 2 का जो डिफरेंस है वो तीसरे वाले का डबल है, तो ऑप्शन नंबर सी में वो हो रहा है। व्हाट नंबर शुड बी कम नेक्स्ट, सीरीज की बात कर रहा है बेटा। देखो यानी सीरीज है 21 22 21 23 22 24 23, यानी आप देख पा रहे हो, इसका मतलब क्या है बेटा? वो कह रहा है आपसे कि 22, फिर हुआ है 21, फिर हुआ है 23, फिर हुआ है 22, फिर हुआ है 24, फिर 23। देखो बेटा 22 माइनस के 1, 21 प्लस के 2, 23 माइनस का 1, 22 प्लस के 2, 24 माइनस का 1, तो अगला भी 23 प्लस के 2, यानी कि क्या हो जाएगा बेटा? 25। कितना हो जाएगा? 25। अगला का है चूज द ऑड वन आउट, हैंडल इंजन व्हील बाइक। देखो बेटा हैंडल इंजन और व्हील जो है वो पार्ट हैं किसके? बाइक के, यानी कि बाइक जो है, देखो हैंडल इंजन और व्हील क्या है? उसके पार्ट्स हैं, बाइक पूरी ऑल ओवर होता है, तो बाइक इसमें क्या हो जाएगा? ऑड वन आउट हो जाएगा। यूनिवर्सिटी को ऐसे लिखते हैं, तो ट्रस्टी को क्या लिखेंगे? मैंने कहा था ये कौन सा है? ये कॉमन पैटर्न कोडिंग है। तो देखो यहाँ से ट्रस्टी टी को उठा लो, टी आया है 2 पर, ठीक है, आर आया है बेटा, आर कितने पे आया है? आर आया है आपके 5 पर, तो 2 और 5 बेटा 3 ऑप्शंस में है। देखो यहाँ लिख रहा हूँ ट्रस्टी को अलग से 2 5,
बेटा u आया है 0 पर 250। चलिए यहाँ एक ऑप्शन ए ऑप्शन टिक हो गया, आगे चेक ही नहीं करना है। 250 आप चाहो तो चेक कर सकते हो, बाकी आपका ए ऑप्शन सही है कि एस देखोगे तो एस आता है पीछे से चौथे पर, तो 4 आना चाहिए, 4 आ रहा है, ठीक है भाई। उसने कहा इफ द गिवन, ये मतलब उसने कहा है कि RSTSUB को ये कहता हूँ मैं तो 5760, यानी कि यहाँ भी कॉमन पैटर्न कोडिंग है, बस रिवर्स फॉर्म में है। कैसे कि 5 का हो जाएगा T, 7 का बेटा क्या हो जाएगा, 7 का हो जाएगा A, 6 का बेटा हो जाएगा आपका S, सॉरी 6 का हो जाएगा पीछे से V, T 7 का हो जाएगा बेटा पीछे से A, और 6 का हो जाएगा V, और आपका 0 का हो जाएगा आगे से चौथा यानी कि U, TAVU। बेटा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला का ऑप्शन सेलेक्ट वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3, 3 से अलग कौन सा है। देखो मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, ये तीनों ही साउथ में आते हैं। कहाँ आते हैं, साउथ में। और लद्दाख कहाँ आता है, सबसे ऊपर नॉर्थ में। और ऐसे भी कर सकते हैं कि तीनों ही क्या है, कैपिटल्स हैं, जबकि लद्दाख कोई कैपिटल नहीं है। तो ये आपका रीजनिंग का सॉल्यूशन है बेटा। आशा करता हूँ आपने सभी आंसर सही किए होंगे, क्योंकि बहुत सिंपल पेपर था, इसमें कोई भी जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा घुमा भी नहीं था, सिंपल क्वेश्चन आपको दिए गए थे। तो आशा है कि आप 25 आउट ऑफ 25 लाए होंगे। थैंक यू वेरी मच। हेलो बच्चों, तो आज का टेस्ट भी आपने दे लिया होगा और हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। आज का टेस्ट अगर आपने देखा होगा ध्यान से, तो सभी क्वेश्चन बहुत आसान थे, टफ क्वेश्चन आज के टेस्ट में नहीं पूछे गए थे। अच्छा, तो बच्चों पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन था, यहां पे a बराबर दिया है 45, b बराबर दिया है 15, तो कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, डिवाइड में लिखा है cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी। देखिए अगर हम a प्लस बी करेंगे तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी, 60 आएगी। अगर मैं a माइनस बी करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 30। ठीक है, बस ये सारी वैल्यू यहां पर रख देंगे, तो यहां से आएगा, पहले a माइनस बी लिखा है तो a माइनस बी आएगा 30, बीच में माइनस है, और यहां आएगा cos a प्लस बी यानी कि 60। नीचे क्या आएगा, cos 30 प्लस cos 60। हम जानते हैं cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/2 डिवाइड बाय √3 प्लस 1/2। अगर हम इनका एलसीएम ले लें तो नीचे एलसीएम, यहां भी एलसीएम 2 आएगा, तो ऊपर बनेगा √3 माइनस 1 और नीचे बनेगा √3 प्लस 1, और एलसीएम इसका भी क्या होगा 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर रह जाएगा √3 माइनस 1 और नीचे क्या आएगा √3 प्लस 1। हमें इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। अगर रेशनलाइज किया जाए तो भैया डिनोमिनेटर का हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये प्लस में लिखा है, माइनस वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर नीचे। अगर हम रेशनलाइजेशन करते हैं तो आएगा √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1, तो ऊपर तो बन जाएगा भैया a माइनस बी का स्क्वायर, जो कितना आएगा a स्क्वायर यानी कि 3 प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 माइनस का 2ab, तो 2√3 डिवाइड बाय, यहां पे देखो ये क्या बनेगा जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे आप, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 3 माइनस 1, ये रह जाएगा। तो ऊपर तो आएगा कितना 4 प्लस 2√3, नीचे आएगा कितना, सॉरी माइनस है बीच में, 4 माइनस 2√3 डिवाइड बाई 2। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 माइनस 2√3 आएगा, 2 माइनस √3। ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पहले क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन हमें दे रखा है DI से। क्या क्वेश्चन है इसको समझ लेते हैं। लिखा है द टेबल गिवन बिलो सो दैट सेल टर्नओवर, हमें सेल का टर्नओवर दे रखा है ऑफ 5 डिफरेंट कंपनी, ये कंपनियों के नाम है और इनका ये टर्नओवर है कितना कितना है। तो पूछा है द सेल टर्नओवर ऑफ कंपनी ए, जो कंपनी ए का जो सेल टर्नओवर है वो कितना है सर 120 है। कह रहा है ये कितना % है किससे, सेल टर्नओवर ऑफ कंपनी सी से। पूछा ये जो वैल्यू है वो कितना % है 200 का। देखिए जिसके बारे में पूछा जाता है वो ऊपर लिखा जाता है, और जिससे कंपेयर करते हैं, सी से कंपेयर कर रहा तो सी की वैल्यू नीचे आएगी। परसेंटेज निकालना होगा तो 100 से गुणा, तो ये आंसर आ जाएगा 60%। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। एकदम आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है ट्राइंगल एंड ए पैरेललोग्राम, एक ट्राइंगल है और एक पैरेललोग्राम है। ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम, ट्राइंगल कुछ ये है, ठीक है, एक पैरेललोग्राम भी है। इनका जो बेस है दोनों का सेम है, बेस दोनों का सेम है। आप ऐसा कह सकते हैं किस तरह से कोई पैरेललोग्राम भी बना है, तो जितना बेस इसका होगा उतना ही बेस इस ट्राइंगल का भी है, दोनों का बेस सेम है, 28 दे रखा है।
और सेम एरिया, जो एरिया इसका आएगा, इस फिगर का एरिया आएगा, वही इस पैरेललोग्राम का एरिया आएगा। कह रहा है इफ हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, इसकी हाइट यानी दो पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस ये दे रखी है 12 है, ये दे रखा 28। तो कह रहा है फाइंड द एल्टीट्यूड, यानी कि इसकी हाइट पूछी है, हाइट कितना होगा ये हमें निकालना है। देखिएगा हमें क्वेश्चन में कह रहा है दोनों का एरिया बराबर है। मैं ट्राइंगल का एरिया बताता हूं। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, और इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या आएगा बेस इंटू हाइट। दोनों का बेस सेम है, बेस से बेस कट जाएगा। इसकी हाइट हमें दे रखी है, इसकी हाइट पूछा गया है। अब देखिएगा अगर बात को हम समझें, हमें इसकी हाइट निकालनी है, तो इसकी हाइट h क्या आएगा, इसकी हाइट कितनी है 12 है, 2 से गुणा होगा तो h कितना आ जाएगा 24। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। एकदम आसान क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहा है चूज ऑफ द ऑप्शन विच द नंबर आर इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, एक होता है असेंडिंग, एक होता है डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है, असेंडिंग इसको बोलेंगे। डिसेंडिंग मतलब घटता हुआ क्रम, ठीक है। तो हमें बढ़ते क्रम में लिखना है, मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन बढ़ते क्रम में लिखा हुआ ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन अगर देखें 5 से डिवाइड करें 5 8 40, 0.8 आएगा। इससे डिवाइड करेंगे 3 से तो 0 आएगा 0.6। ये घटता क्रम हो गया, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी, तो देखो यहां पे कितना आ रहा है 0.6, यहां पे कितना आएगा 0.8, यहां पे कितना आएगा, देखिए 11 से डिवाइड करेंगे तो पहले पॉइंट लगा के 0 बढ़ जाएगी, अभी भी डिवाइड नहीं होगा तो 0.0 ऐसा बनेगा, सॉरी 0.0, उसके बाद एक और नंबर आएगा। तो देखो इससे बड़ा था ये, लेकिन अब इस बार घट गया, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन या तो ये होगा या फिर ये होगा। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा, पहले पॉइंट लगाया 0 बढ़ गया, ठीक है। तो अब कितनी बार डिवाइड होगा, तो लगभग 9 बार, 0.09। यहां से डिवाइड करें तो कितनी बार डिवाइड होगा 0.9 दूनी 18। यहां से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा 0.6। अगर इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.8। ये बिल्कुल परफेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर ऑप्शन नंबर डी देखना चाहें तो इसको भी देख सकते हैं, 2/9। यहां पे कितना आएगा 9 से डिवाइड करेंगे 0.9 दूनी 18, इतना बनेगा यहां से। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, पहले पॉइंट लगेगा 0 बढ़ जाएगा, अभी डिवाइड नहीं होगा तो ये नंबर छोटा हो जाएगा, इसको तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल है, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इसका लेंथ ऑफ कॉर्ड दे रखा है कितना है 24, जबकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द कॉर्ड, देखिए इसका एक कॉर्ड ड्रॉ किया, इसकी लंबाई दे रखी है 24, ये लंबाई कितनी है 24। अगर सेंटर से कॉर्ड की डिस्टेंस देखें तो ये डिस्टेंस दे रखा है क्वेश्चन में कितना 5, ये 5 है, ठीक है जी। आगे पूछ रहा है रेडियस क्या होगी। सबसे पहले आपको एक प्रॉपर्टी समझनी होगी, अगर हम सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इसने, इस लाइन ने, इस पॉइंट ने इस कॉर्ड को 2 इक्वल भाग में डिवाइड किया होगा। पहले तो ये प्रॉपर्टी जाननी होगी, सेंटर से कॉर्ड पे डाला गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को 2 इक्वल भाग में डिवाइड करता है, ये प्रॉपर्टी है। मतलब ये आपका क्या आ जाएगा 12 है, और इधर भी क्या आ जाएगा 12 है। अब ये एक ट्राइंगल बनेगा बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये आपका हाइपोटेनियस होगा, और हाइपोटेनियस की वैल्यू आ जाएगी कितना 13 है। ये ट्रिपलेट होते हैं 5 12 13, हम इनको याद भी कर लेंगे या पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम निकाल भी सकते हैं। तो 13 इसका सही आंसर होगा। याद होगा तो आप जल्दी आंसर निकाल पाओगे, नहीं तो निकाल कर देखना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्टूडेंट है जो 6 किलोमीटर जाता है अपने घर से, कहां, मेट्रो स्टेशन, अपने घर से गया और यहां मेट्रो स्टेशन है, ये डिस्टेंस कितनी है 6 किलोमीटर। आगे कह रहा है देन बोर्ड द मेट्रो एंड हैज एन एवरेज स्पीड ऑफ 60। कह रहा है इसके बाद में जो आगे की डेस्टिनेशन थी वहां तक पहुंचने के लिए मेट्रो का यूज किया, और मेट्रो की जो स्पीड है वो रखिए 60 किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया। एंड रीच द डेस्टिनेशन, कह रहा है इट टुक 3 आवर, कह रहा है कुल 3 घंटे का समय लगा यहां से यहां तक जाने में, कुल 3 घंटे लगा है, ठीक है। तो कह रहा है एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी दे रखा है 32। देखिएगा हम जानते हैं जो डिस्टेंस होता है वो स्पीड इंटू टाइम के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। हमें एवरेज स्पीड पता है कितना है 32, टाइम कितना है
टाइम लगा कुल 3 घंटे, ये दे रखा है यहाँ पे, टाइम 3 दे रखा है, तो कुल इसका मतलब 96 किलोमीटर का डिस्टेंस जो इसने चला होगा। अब 96 किलोमीटर का डिस्टेंस चला है तो इसका मतलब हम जानते हैं 6 किलोमीटर तो यहां चला है, तो ये डिस्टेंस जो कितना होगा उसका 90 किलोमीटर का। उम्मीद कर रहा हूं आपने बात को समझ लिया होगा। अब आगे कह रहा है स्पीड पूछा है वॉकिंग, यहां की स्पीड निकालनी है। अगर आप बात समझिएगा, अगर आपको स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करना होगा। डिस्टेंस तो हमें पता है सर 6 किलोमीटर चला है, हमें टाइम देखना होगा कि यहां पे टाइम कितना लगा, हमें कुल टाइम पता है कितना है, ठीक है। तो अगर मैं यहां का टाइम निकाल दूं, अगर टाइम निकालना होगा तो डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे आप किससे, स्पीड से। डिस्टेंस कितना है सर 90 किलोमीटर, आप 60 के स्पीड से जा रहे हैं तो इसका मतलब 1.5 आवर का समय लगा होगा। अगर आपको 1.5 आवर यहां लगा है और पूरे जर्नी में 3 घंटे लगा तो इसका मतलब यहां भी 1.5 आवर होगा। उम्मीद कर रहा हूं आपने बात को समझा होगा। अगर ये 1.5 आवर है तो 1.5 से आप डिवाइड कर दीजिएगा, आपको स्पीड आ जाएगी। इससे कटेगा के बार 1.5 दूनी 3, 4 बार कटेगा, तो 4 किलोमीटर की आपकी स्पीड होगी वॉकिंग का। उम्मीद कर रहा हूं आपने समझा होगा बात को। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आसानी से किया जा सकता है। कह रहा है ए बी एंड सी कैन ऑल टुगेदर डू द पीस ऑफ वर्क इन 10 डे। कह रहा है अगर 3 आदमी है ए बी और सी, अगर तीनों काम करते हैं तो 10 दिन में पूरा काम हो जाता है। कह रहा है जो बी है, बी को 3 गुना समय लगता है किससे, ए और सी से। जो बी का समय है वो ए और सी के कंपेयर में 3 गुना है। इसका समय 1 होगा तो इसका समय क्या होगा, टाइम है बेटा। ये हम रिवर्स करेंगे तो इफिशियंसी आ जाएगा, इसका टाइम, इसकी इफिशियंसी आएगी 1 और इसकी इफिशियंसी आएगी कितना, 3। क्लियर। अब अगर हमें पता है, देखो समझें, हमें बी की इफिशियंसी पता है, ए और सी की पता है, तो इसका मतलब तीनों की इफिशियंसी क्या होगी, ए बी सी की 4 इफिशियंसी से 10 दिन में काम हुआ है तो वर्क कितना होगा, 40। इस 40 काम को किससे कराना, बी से। अगर इस 40 काम को बी से कराना है तो 40 वर्क अपॉन बी की इफिशियंसी क्या थी, 1 से डिवाइड करोगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 40। ये भी एकदम आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखें, आज का पेपर पूरा ही आसान था, अगर बहुत आपने करके देखा होगा तो आसानी से बन गया होगा। कह रहा है ए सम ऑफ 10 रुपए, एक 10 रुपए का सम था। लेकिन मैं बता दूं आसान होने का मतलब ये नहीं है कि इनमें एक भी क्वेश्चन मैंने बनाया है, पूरा एज इट इज पेपर है प्रीवियस ईयर का, एकदम एक एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिया गया है और सीजीएल का पेपर है ये बेटा। कह रहा है 10 रुपए थे, ठीक है। कह रहे सम ऑफ 10 रुपए लेंट बाय चिल्ड्रन टू हिज फ्रेंड, एक बच्चे ने अपने फ्रेंड को 10 रुपए उधार दिए और कह रहा है बी रिटर्न 11 मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 रुपए। कह रहा है 10 रुपए एक लड़के ने अपने दोस्त को उधार दिए और जब वापस लेता है तो 11 मंथली इंस्टॉलमेंट में लेता है और हर एक इंस्टॉलमेंट क्या रुपए की है, 1 रुपए की है। तो पूछा है रेट क्या है सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए हमने क्वेश्चन रुपए प्रिंसिपल कितना था, हमने जो पैसे उधार दिए वो कितने हैं 10, हमने जो वापस लिए हैं वो अमाउंट कितना बन गया है, 1 रुपए की 11 इंस्टॉलमेंट है, 11 रुपए हमने वापस लिया है। इसका मतलब जो ब्याज का रहा होगा, जो इंटरेस्ट रहा होगा वो कितना होगा, 1 रुपए होगा। अब जो 1 रुपए का इंटरेस्ट होगा आप फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा वाला, सिंपल इंटरेस्ट वाला, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। कै रुपए की इंस्टॉलमेंट, जो इंटरेस्ट है वो कै रुपए की, 1 रुपए की। प्रिंसिपल कितना होगा, कितने रुपए पर लगा होगा। देखिए प्रिंसिपल जो होगा वो चेंज होगा, पहले जो लगा होगा, पहले 10 रुपए ब्याज लगा होगा, हमने 1 रुपए वापस कर देंगे तो फिर 9 रुपए पर लगेगा, फिर एक और वापस करेंगे 8 पे लगेगा, फिर 7 पे लगेगा, ऐसे ही ये कहां तक जाएगा, 1 तक। तो 1 से 10 तक के नंबर का जोड़ करना है, यही प्रिंसिपल होगा हमारा। तो प्रिंसिपल अगर आप निकालेंगे तो प्रिंसिपल आएगा n+1/2, ठीक है। ये n नंबर के जोड़ का फॉर्मूला है क्योंकि 1 से लेकर 10 तक के नंबर हैं। तो ये कितना बन जाएगा, 10 × 11 डिवाइड बाई 2, यानी प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 55 रुपए। तो प्रिंसिपल आया 55 सर। रेट निकालना है और जो एक एक महीने की इंस्टॉलमेंट थी, महीने को ईयर में बदलने के लिए 12 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, × 100। आप इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे आपको सही आंसर मिल जाएगा। 5 से डिवाइड होगा कै बार, 11 बार, और 5 से डिवाइड होगा कै बार, ये 20 बार। गुणा कर दें तो रेट आएगा आपका कितना, 240/11% पर एनम। अगर हम इसे डिवाइड करें तो 11 दूनी 22, कितना बचेगा 2, 20 हो जाएगा, 11 कम 11, 9/11, इतना परसेंट होगा 9/11, 21, 9/11 ये आना चाहिए।
ये ऑप्शन होना चाहिए था, ये ऑप्शन में गड़बड़ है, ठीक है, इसको 9/11 करना पड़ेगा, ठीक है, ये सही आंसर होगा, 21 9/11। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आप एक और देखेंगे, कह रहा है सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर का सम है, वो कितना है, 680 है। आगे बताया है सम ऑफ दो नंबर कितना है, 680। कह रहा है द बिगर नंबर इंक्रीज बाय, ये दो नंबर का सम है, मैं मान लेता हूं एक नंबर ए है एक नंबर बी है, जिसमें से ए बिगर है, ए बड़ा है, ये भी हमने मान लिया। कह रहा है इफ बिगर नंबर डिक्रीज बाय 15%, अगर ए को 15% डिक्रीज कर दें, अगर 15% डिक्रीज करेंगे तो कितना परसेंट रह जाएगा, 85% रह जाएगा। कह रहा है अगर 15% कम कर दें और स्मॉलर नंबर को 15% बढ़ा दें तो कह रहा है रिजल्ट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ध्यान रखें, इसको हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है, बड़े नंबर को इंक्रीज कर देना है। अगर बड़े नंबर को डिक्रीज करना है, ए को डिक्रीज करेंगे 15%, तो 15% डिक्रीज होने के बाद कितना बचेगा, 85%। जबकि छोटे नंबर को क्या करना है, हमें बढ़ा देना है 15%, तो ये 115% होगा। क्वेश्चन में कह रहे हैं दोनों पार्ट आपस में बराबर है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, 5 से काटेंगे 17 पंजे 85 और 23 पंजे 115। तो यहां से मैं ए और बी का रेशियो निकाल पाऊंगा, ए क्या होगा 23 पार्ट और बी क्या होगा 17 पार्ट। बी नीचे आया, ऊपर 23 रह गया, नीचे क्या आ गया कितना, 17। तो जो ए की वैल्यू रहेगी वो 23 यूनिट रहेगी और जो बी की वैल्यू रहेगी वो 17 यूनिट रहेगी। दोनों नंबर का सम दिया है, अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे अकॉर्डिंग दोनों का जोड़ कितना आएगा, 40 यूनिट। क्वेश्चन में कह रहा है वो कितने के बराबर है, 680 के बराबर है। तो इससे कटेगा कै बार, 4 एकम 4, 4 7 28, 17 बार, एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 17। तो पूछ रहा है स्मॉलर नंबर क्या होगा, तो इसमें 17 से गुणा कर देंगे, 17 का स्क्वायर होता है 289, सही आंसर होगा 289। अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, क्या कह रहा है, ए माइनस बी की वैल्यू इतनी है, ए बी की वैल्यू इतनी है, तो हमें ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, अगर ए माइनस बी की वैल्यू क्या है, 8 है, दोनों तरफ स्क्वायर करें तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस का 2ab, माइनस का 2ab, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी जी, 8 का स्क्वायर 64। देखिए हमें चाहिए किसकी वैल्यू, ए प्लस बी की, तो हमें इस वाले पार्ट को ए प्लस बी का स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ए प्लस बी का स्क्वायर वो क्या होता है सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है, इसमें 2ab आपको ऐड करना होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab हमने ऐड कर दिया, जितना ऐड किया है उतना ही माइनस करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 4ab, 64। इतने पार्ट को मैं कह सकता हूं ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर, ये क्या आएगा 64 प्लस ये इधर चला गया 4 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी है जी, 9, ये आएगा कितना 36, 36 को इसमें ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा जी 100। अगर हम इसका अंडर रूट लेंगे तो आएगा प्लस माइनस 10, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एक और क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें जो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो बताना है। कह रहा है टू टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। कह रहा है ये सर्कल है, इसका ये डायमीटर है, अगर दो टेंजेंट खींची जाएं तो कह रहा है ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है रेडियस ड्रॉन परपेंडिकुलर टू कॉर्ड इज बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये वही प्रॉपर्टी जो भी 1 मिनट पहले पढ़ाई गई है। कह रहा है अगर रेडियस ड्रॉ की जाए किस पे, कॉर्ड पे, तो ये बाइसेक्ट करेगी, मतलब ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा, ये बात भी बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड। देखिए आप समझिएगा, ये एक सर्कल है, ये इसका डायमीटर जो सेंटर से जा रहा है, कॉर्ड का मतलब होता है दो पार्टों को मिलाने वाली लाइन। अब देखो ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है, और सबसे बड़ी कॉर्ड वही होगी जो सेंटर से पास करेगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे। यही तीसरे स्टेटमेंट में लिखा है कि जो डायमीटर जो होगा वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी, ये बात भी बिल्कुल सही है। पहले 3 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चौथा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कह रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सर्कल। कह रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर खींचे जाए कहां पे, सेंटर से सर्कल पे, इंक्रीज हो जाती है कब, व्हेन लेंथ ऑफ कॉर्ड इंक्रीज। देखिए समझिएगा, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर यहां से सेंटर से अगर हम कॉर्ड पे एक लाइन खींचें
तो ये इसकी डिस्टेंस बढ़ेगी, ये लाइन बढ़ेगी कब? जब कॉर्ड बढ़ेगी। आप समझो, अगर कॉर्ड की लंबाई बढ़ेगी तो ये डिस्टेंस कम होगी, क्योंकि सेंटर की तरफ जब जाएगी लाइन, जब कॉर्ड सेंटर की तरफ जाएगी तो वो लंबी होती जाएगी और ये डिस्टेंस कम होती जाएगी, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है इंक्रीज होगी। बात समझ रहे हैं? क्वेश्चन कह रहा है कॉर्ड कब बढ़ेगी? जब सेंटर की तरफ जाए। और ये लाइन कितनी होगी? सेंटर से लाइन जो जाएगी, ये लाइन छोटी होती जाएगी, जितना आप आगे बढ़ाएंगे ये लाइन छोटी होती जाएगी। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि ये लाइन लंबाई बढ़ेगी जब कॉर्ड बढ़ेगी। आप समझें, अगर कॉर्ड की लंबाई बढ़ी है तो सेंटर से कॉर्ड की डिस्टेंस क्या होगी? कम होगी, बढ़ नहीं सकती। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है सीता गेट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। सीता ने 20% डिस्काउंट लिया 3,000 रुपए के जूसर पे। अगर 3,000 का 20% देखें, 3,000 रुपए का सामान था, इस पे 20% डिस्काउंट हुआ है। 20% का मतलब होता है 600 रुपए का डिस्काउंट हुआ। तो डिस्काउंट के बाद सामान कितने का रह गया? 2400 का रह गया। आगे कह रहा है सिंस ही पे कैश, अगर कैश में देगी तो 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट एक और होगा। तो भैया कैश में मिला तो 5% डिस्काउंट और कम कर दें। अगर 5% और कम करेंगे, 10% कितना होगा? 240, 5% कितना होगा? 120। 120 और कम करें तो कितना बनेगा? 2280। 2280 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट देखिए एक और, कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक 15 एंड सेक 15। देखिएगा आप समझें, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, कोसेक का मतलब साइन होता है बेटा, कोसेक का मतलब 1/sin। जो कोसेक होता है ये 1/sin a के बराबर होता है। तो इसको लिख सकते हैं 1/sin 15। ऐसे इसको लिख सकते हैं 1/cos 15। जो sec a होता है, sec a, ये होता है 1/cos a। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी आपको समझनी होंगी पहले तो। उसके बाद में एक फॉर्मूला समझना होगा। फॉर्मूला क्या है? 2 sin a इंटू cos a इक्वल होता है sin 2a। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। तो अगर मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आप जान पा रहे हैं कि ये बन जाएगा 2 sin a इंटू cos a। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? ऊपर तो आएगा 2, लिख सकते हैं sin 2a यानी कि sin 30। तो 2 तो ये है, और sin 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। 1/2 ऊपर चला जाएगा तो सही आंसर क्या आ जाएगा? 4। नेक्स्ट एक और देखिएगा, अगला क्वेश्चन फिर से डीआई से है। कह रहा है द पाई चार्ट गिवन बिलो सो द प्रोडक्शन ऑफ 6 डिफरेंट फैक्ट्री। 6 अलग अलग फैक्ट्रियों ने कितना प्रोडक्शन किया उसके बारे में बताया है। टोटल प्रोडक्शन ऑफ दीज फैक्ट्रीज 15,000, जो कुल प्रोडक्शन है वो 15,000 है। कह रहा है प्रोडक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर फैक्ट्री इज शोन इन परसेंटेज। कह रहा है इसको परसेंटेज में बताया है। ये अलग अलग फैक्ट्री है, F1, F2, F3, F4, F5 और F6, कुल 6 फैक्ट्री हैं। इन्होंने कितना कितना प्रोडक्शन किया है ये बताया है, जबकि टोटल प्रोडक्शन कितना है? 15,000 है। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन पहला लिखा हुआ है J1। J1 क्या है जी? द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी F3 और F6। ठीक है, J1 आपको निकालना हो, क्योंकि हमें जो वैल्यू निकालनी है J2 माइनस J1 निकालना है। तो पहले J1 समझना पड़ेगा क्या है, J2 समझना पड़ेगा क्या है। J1 क्या है? एवरेज निकालना है। F3 यानी कि 6%, F6 यानी कि 5%, इनका एवरेज। तो 6 और 5 11% का एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा? 11/2%। ये तो आया था J1 की वैल्यू। ठीक है, आगे कह रहा है द J2 क्या है? J2 बता रहे सर डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री F1 और F4। इनका डिफरेंस है। F1 कितना है? 20%, F4 कितना है? 28%। इनका अगर डिफरेंस करें तो J2 आ जाएगा आपका कितना? 8%। उम्मीद कर रहा हूं बात समझे होगे। J1 समझे, J2 समझे। हमें वैल्यू निकालना है J2 माइनस J1। इसमें से घटा देना है भैया, ये बचेगा 5.5, 5.5%। 8 में से 5.5 घटाएंगे तो आपका जो आंसर रहेगा कितना बचेगा सर? ये बचेगा 2.5%। 2.5% निकालना पड़ेगा ऑफ टोटल प्रोडक्शन यानी 15,000 का। अब बात समझिएगा, इसको मैं क्या समझ सकता हूं? इसको समझ सकता हूं सर 15%, 5% का आधा, हाँ है ना? तो मैं इसका 5% निकाल देता हूं, उसका आधा कर दूंगा। 10% कितना आएगा? 1500। 1500 को आधा निकालेंगे तो 5% आएगा कितना? 750। इसका भी आधा करना है तो कितना आ जाएगा सर? 375, 375
ऑप्शन नंबर सी। ये कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी, अगर आप ऐसा समझते जैसे मैंने बताया है तो आसानी से कैलकुलेट हो सकता था। बताया सर HCF ऑफ दो नंबर है, उनका HCF दे रखा है, HCF। ठीक है, ये क्वेश्चन LCM और HCF के रिलेशन से है। कह रहा है अदर दो फैक्टर ऑफ LCM क्या है, 11 और 18, 11 और 19। अदर दो फैक्टर यानी A की वैल्यू दे रखी है 11 और B की वैल्यू दे रखी है 19। अब ये A क्या है B क्या है, इस बात को समझने के लिए आपको थोड़ी सी बातें समझनी होंगी। जैसे आप समझिएगा, अगर मैं कहूं दो नंबर है A, दो नंबर है, एक तो है N1 और एक नंबर है N2। अगर हम इन दोनों नंबर की बात करें तो भैया जो LCM होता है, उससे पहले समझिए अगर इनका HCF अगर H हो तो LCM क्या होगा, LCM होगा H इंटू AB। H क्या होगा, HCF, और AB क्या होगा, इसे बोलते हैं भैया प्रोडक्ट ऑफ कोप्राइम, प्रोडक्ट ऑफ कोप्राइम। अब सर ये क्या आफत है? देखिए कोई भी नंबर में दो पार्ट होते हैं। जैसे ये पहला नंबर है, इसमें एक तो होगा HCF, मतलब कॉमन नंबर दोनों का कॉमन क्या होगा H, और जो बचेगा पार्ट उसे बोलेंगे AB। ये क्या होते हैं, ये कोप्राइम होते हैं। कोप्राइम जिसमें कोई कॉमन नहीं है, नो कॉमन। क्योंकि जितना भी कॉमन था, आप समझें, जितना भी A और B क्या है, कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब जिनमें कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि जो मैक्सिमम कॉमन था वही क्या है, HCF है। हाँ है ना? तो पहले नंबर को लिखा जा सकता है HCF इंटू A और दूसरे नंबर को लिखा जा सकता है HCF इंटू B। ऐसे ही अगर ये HCF है तो ये LCM कहा जाएगा, जिसमें LCM क्या होगा, H इंटू AB। AB यही है जो कोप्राइम है। उम्मीद कर रहा हूं समझे होगे, ये कॉन्सेप्ट था। अब इस क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, यानी कि हमें A की वैल्यू पता है, B की वैल्यू पता है, HCF पता है, तो क्वेश्चन में पूछ क्या है, देन फाइंड स्मॉलर नंबर। देखिए एक नंबर N1 वो क्या होगा, HA, दूसरा नंबर N2 वो क्या होगा, HB। H की वैल्यू हमें पता है 17, तो पहला नंबर क्या होगा 17 इंटू 11 और दूसरा नंबर क्या होगा 17 इंटू 19। तो छोटा नंबर क्या होगा 17 इंटू 11 जो कितना आएगा, 17 कम 17, 17 एक 18, 187। उम्मीद कर रहा हूं समझे होगे, ये कॉन्सेप्ट बड़ा है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएं तो क्वेश्चन केवल 2 लाइन का है। एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है, इसे कॉपी कर लेंगे जिनको नहीं पता है। ये वाली बात और समझिए, क्वेश्चन ये क्या है, यहां पे बताया है सर cos A अपॉन 1 माइनस टेन ए। cos A को तो मैं कैसे लिखता हूं, cos A, tan A को लिख लेता हूं 1 अपॉन साइन A अपॉन cos A। बात समझिएगा, जो tan A होता है ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया गया है, जो साइन A है वो होता है, जो tan है वो होता है साइन अपॉन cos, और जो cot A होता है वो क्या होता है जी, cos अपॉन साइन। ठीक है, बीच में प्लस है, यहां साइन A अपॉन 1 माइनस कॉस अपॉन साइन। उम्मीद कर रहा हूं आपने बात को समझा होगा। अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो एलसीएम लें, ये बन जाएगा कॉस से गुणा होगी, ऊपर कॉस चला जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, बीच में प्लस, इधर मल्टीप्लाई होगी तो क्या बच जाएगा सर, साइन ए माइनस कॉस ए, ऊपर साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बनेगा साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। उम्मीद कर रहा हूं बात को समझा होगा। अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो भैया आप ऐसा करें, देखो नीचे का डिनोमिनेटर सेम कर दें, कॉमन ले लें यहां से कॉस, तो ये दोनों सेम बन जाएंगे डिनोमिनेटर, तो बनेगा क्या, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, जो माइनस कॉमन लिया वो यहां आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए, एलसीएम क्या हो जाएगा सेम, कॉस ए माइनस साइन ए। उम्मीद कर रहा हूं आपने बात को समझ लिया होगा इसको। अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो भैया नीचे का एलसीएम तो रहेगा सेम, क्या, कॉस ए माइनस साइन ए, और ऊपर क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो ऊपर लग जाएगा फॉर्मूला, क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या बनेगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए माइनस बी से तो नीचे का कट जाएगा, आंसर आएगा ए प्लस बी यानी कॉस ए प्लस साइन ए,
ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट देखें, लिखा है 2p प्लस क्यू इक्वल्स टू 19 और हमें 8p की पावर 3 प्लस q की पावर 3 इसकी वैल्यू दे रखी है 361। अब देखिए अगर मैं इसमें फॉर्मूला लगा दूं, कौन सा, a प्लस बी की पावर 3 का, a प्लस बी की पावर 3 का, तो क्या बनेगा, a की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस का 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, इस फॉर्मूले को लगाते हैं। तो a की पावर 3 करेंगे तो क्या बनेगा, 8p की पावर 3, ये क्या बनेगा, q की पावर 3 प्लस का 3ab, 3 इंटू 2p इंटू क्यू और ब्रैकेट में 2p प्लस q, पावर 3 किया है तो 19 की पावर 3 आएगा इधर। उम्मीद कर रहा हूं आपने बात को समझ लिया होगा। अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो बेटा इतने पार्ट की वैल्यू हमें पहले से दे रखी है, कितना, 361, यह आएगा 361 प्लस ये बनेगा 6pq, इसकी वैल्यू दे रखी है कितना, 19 इज इक्वल टू 19 की पावर 3। देखिए पूरी इक्वेशन में, क्योंकि ये भी 19 का स्क्वायर है, आप 19 से क्या कर दें, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें। अगर पूरी इक्वेशन को 19 से डिवाइड करेंगे तो यहां बचेगा 19, यहां बचेगा 6pq और यहां क्या बचेगा, 19 का स्क्वायर जो होता है कितना, 361। ठीक है, इस 19 को इधर ले जाकर माइनस करिएगा तो बचेगा 6pq इक्वल्स टू, इसमें से 19 अगर माइनस किया जाए 361 में से तो बचेगा 2 और ये बचेगा 37 में से एक घटेगा, सॉरी 35 में से एक घटेगा 34। अब 6 से डिवाइड करें, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42, तो 57 सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक और देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। लिखा है x बराबर इतना है, y बराबर इतना है, z बराबर इतना है, तो वैल्यू हमें निकालनी है इसकी। अगर ये 720 के बराबर आ जाती है तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। इससे पहले आपको एक बात समझनी पड़ी, एक कहानी समझनी होगी। देखिए अगर इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो एक फॉर्मूला होता है क्या, a की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस सी की पावर 3, ये इक्वल हो जाता है किसके, 3abc के। इससे आप पहले स्टेटमेंट को समझ पाएंगे। पहले स्टेटमेंट में यही कॉन्सेप्ट लग रहा है। देखिए a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 12, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है। अगर आप abc को ऐड करें, अगर आप abc को ऐड करें, a b और c को ऐड करें तो abc की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 0। इसका मतलब a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3a इंटू बी इंटू सी। हमें x y z की वैल्यू पता है, x की वैल्यू कितनी है सर, 12 है, y की वैल्यू कितनी है सर, -2 और z की वैल्यू क्या है, -10। अगर आप मल्टीप्लाई कर दें इस पूरे की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 में 3 से गुणा करेंगे 36, 36 में 2 से गुणा करेंगे 72, आगे के 0 है और माइनस माइनस प्लस, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। उम्मीद कर रहा हूं आपने इस बात को समझ लिया होगा। अगर पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया तो स्टेटमेंट नंबर 2 पे बात कर लेते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2, क्योंकि ऑप्शन नाइदर भी है और बोथ भी है तो हमें ऑप्शन नंबर 2 भी देखना पड़ेगा कि ऑप्शन 2 तो सही नहीं है। देखिए हमें यहां पे किसकी वैल्यू पता है, x प्लस वाई की वैल्यू पता है, 4xy की वैल्यू पता है, तो पूछा है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। देखिए समझिएगा, अगर हमें इसकी वैल्यू निकालना है, इसकी 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, तो आप समझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। तो मेरे को पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना पड़ेगा। एक्स प्लस वाई की वैल्यू पता है हमें कितना है, 48 है। तो मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, स्क्वायर कर दे रहा हूं दोनों तरफ, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy इक्वल टू 48 का स्क्वायर। ठीक है जी, हम इसकी वैल्यू निकालना है, इसी में 4 से गुणा करके रिजल्ट आएगा हमारा।
इसलिए इस वाले रिजल्ट को इधर लेके जाएंगे आप, तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 48 का स्क्वायर, 50 से 2 कम है तो 25 से 2 कम 2304, ये इसका स्क्वायर होगा, माइनस का 2xy। देखिए हमें वैल्यू पता है कि इसकी 4xy की, इसको आधा कर देंगे तो 2xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 64, तो हमें इसमें से माइनस कर देना 64। अगर 64 माइनस करेंगे तो 0 बचेगा, ये 4 बचेगा, 2240 आएगा। ये आएगा किसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू। हमें चाहिए इसका 4 टाइम, तो 4 से गुणा कर दें तो बनेगा 0, 4 चौक 16, 88 और 1 89, 89 60, 89 60 यानी ऑप्शन नंबर बी ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन लिखा है, एक गर्ल ने, एक लड़की है जिसने कुछ सामान खरीदा है, 9 आर्टिकल 90 रुपए में खरीदे हैं, सीपी दिया है, 9 आर्टिकल कै रुपए के सर 90 रुपए के हैं, ठीक है, ये उसने खरीदा है। आगे बताया है कि उसने बेचा भी है सामान, कह रहा है जब उसने बेचा है, एसपी दे रखा है, 10 आर्टिकल को कै रुपए में बेचा है जी, 10 आर्टिकल को उसने 9.95 में बेचा है। देखिए अगर हम यहां से निकालना है प्रॉफिट लॉस, तो हमें एक आर्टिकल का सीपी एक आर्टिकल का एसपी पता हो, मतलब जितने आर्टिकल का सीपी पता है उतने ही आर्टिकल का एसपी पता होना चाहिए। तो मैं 9 से डिवाइड करके एक आर्टिकल का निकाल ले रहा हूं कै रुपए 10 रुपए, तो 10 रुपए में खरीदा है उसने, अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे तो यहां आ जाएगा कितना 9.5, यानी कि जो सामान उसने 10 रुपए का खरीदा है उसे 9.5 में बेचा है, तो उसे लॉस हुआ है कितने का माइनस का 0.5, ये लॉस है। कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे 100 से गुणा, तो हमारा लॉस आएगा कितना 5% का लॉस, ऑप्शन नंबर बी ये सही होगा। अगला क्वेश्चन आप एक और देखेंगे, क्या लिखा है, द फॉलोइंग डायग्राम देयर आर 5 कंपनी, कह रहा कुल 5 कंपनियां हैं ABCD, ये कंपनियों के नाम हैं, ठीक है। आगे बता रहा है डायग्राम शो द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, ठीक है, एंड इट्स प्रोडक्शन, और उसकी प्रोडक्शन कितनी है ये बताया है। ध्यान रखें डिमांड को पहले वाले में आपको ब्लैक एंड व्हाइट मिला है, तो पहला वाला डिमांड है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा से कि भैया जो पहला वाला है यहाँ वही पहला वाला कॉलम होगा, जो ध्यान 2 सेकंड नंबर पे वही इसका सेकंड कॉलम होगा, ठीक है। इसका मतलब जो पहला वाला है वो है डिमांड और दूसरा वाला क्या है प्रोडक्शन। मतलब अगर हम ये कह रहा है द फॉलोइंग डायग्राम शो द देयर आर 5 कंपनी, ये अलग अलग कंपनियां हैं, अच्छा ओके, अलग अलग कंपनियां हैं ABCD। कंपनी ए में डिमांड कितनी है 3000 की, प्रोडक्शन कितना है 1500 का, कंपनी बी में डिमांड कितने की है 600 की, प्रोडक्शन कितना है 1800 का। ऐसा कुछ क्वेश्चन पे बताया हुआ है, हर एक कंपनी का डिमांड दिया है और उसका क्या दिया है प्रोडक्शन दिया है। पहला वाला डिमांड है, दूसरा वाला प्रोडक्शन है। क्या कह रहा है X% ऑफ प्रोडक्शन, X% ऑफ डिमांड, ठीक है, फॉर प्रोडक्ट इन कंपनी सी। कंपनी सी में जो डिमांड है कितना है 2500, इसका X% अगर निकाला जाए और 2500 का, ये इक्वल है किसके, दैट ऑफ कंपनी सी, दैट ऑफ कंपनी बी। कंपनी बी में अगर हम कंपनी बात समझें, क्वेश्चन को ध्यान से दोबारा पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। हाँ, तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, लिखा है सर X% ऑफ डिमांड फॉर प्रोडक्ट इन कंपनी सी। कंपनी सी में, ठीक है, कंपनी सी में जो डिमांड है उसका X%, कंपनी सी में डिमांड कितनी है सर 2500 की डिमांड है, इस 2500 का X% निकालें, X% ऑफ 2500 निकालें, ये इक्वल है किसके, इक्वल है सर, ये इक्वल बताया है किसके, दैट ऑफ कंपनी बी। कंपनी बी में डिमांड के, कंपनी बी की डिमांड कितनी है सर 600, ये 600 के बराबर है। तो क्वेश्चन में हमें किसकी वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू बता देना है, सॉल्व करेंगे आपको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। एक्स क्या है, x/100 और 2500 इक्वल्स टू 600। 00 कट गया, 25 से इसे कट करें, 25 दूनी 50, 2500 का 100, तो x बराबर क्या आ जाएगा 24। 24 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अच्छा ये क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है एक
4 डिजिट पिन है और पिन को बताया है सर ABCD है ऑफ एक लॉक हैज डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट, मतलब जो ABCD है इनमें से कोई भी डिजिट जीरो नहीं होगी और एक कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। कंडीशन क्या है? B बराबर 2A होगा, C बराबर 2B होगा, D बराबर 2C होगा, इस फॉर्म में है। देखिए जो ABCD है, जो 4 डिजिट का पिन है ABCD, इस ABCD को लिखने का फॉर्मेट क्या होगा आप इसे समझिए पहले। देखिए ABCD, इसको कैसे लिखोगे आप? इसको लिखा जाएगा सर, जो A है वो 1000 प्लेस पे है, तो A इंटू 1000 प्लस B इंटू 100 प्लस C इंटू 10 प्लस D, इस फॉर्म में लिखा जाएगा। सर इसे समझ नहीं आया मतलब क्या भैया? देखा समझो, अगर ऐसे लिखा होता 2 डिजिट का नंबर 23, तो इसे कैसे लिखोगे? 2 इंटू 10 प्लस 3, हाँ है ना, क्योंकि 10th प्लेस पे है। ऐसा ये जो लिखा है एक कौन सी जगह पे है? 1000 पे है, B किस पे है? 100 पे है, C किस पे है? 10th प्लेस पे है, कुछ इस तरह से। तो किसी भी नंबर को लिखने का फॉर्मेट यही होता है। अब जो B है वो बताया है B बराबर क्या है? 2A है। तो अगर मैं B अपॉन A का रेशियो लूं तो ये क्या आएगा सर आपका? सर 2/1 आएगा। ऐसे ही अगर मैं C और B का रेशियो लूंगा यहां से, तो C अपॉन B निकल के आ जाएगा हमारा कितना? ये भी 2/1 आएगा। और D और C का रेशियो लूंगा तो D और C कितना निकल के आएगा? D अपॉन C, ये भी निकलेगा सर आपका 2/1। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक की कहानी बिल्कुल क्लियर होंगी। अब अगर आप समझें, यहां से अगर हम ये देखें कि B की वैल्यू यहां कितनी है सर आपका? B की वैल्यू 2 है और यहां B की वैल्यू कितनी है? 1। दोनों को सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप ऊपर नीचे। ऐसे यहां पे C की वैल्यू कितनी है? अगर हम C की वैल्यू देखेंगे तो C की वैल्यू यहां पे कितनी है आपका? उसका 4 है और यहां पे C की वैल्यू कितनी है? 1। सेम करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तब इस तरह से A की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो 1 यूनिट आएगी, B की आएगी 2 यूनिट, C की आएगी 4 यूनिट और आपका D का वैल्यू आएगा कितना? 8 यूनिट। अगर आप इन सब वैल्यू को यहां पे पुट कर देंगे तो हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा। A बराबर हम रखना मान लेते हैं X है, X यूनिट है वो, तो आ जाएगा 1000X। ऐसे ही जो B की वैल्यू है वो कितना है? 2 यूनिट, तो 2x मानेंगे तो ये बनेगा कितना? 200x। और C बराबर कितना आ रहा है? C बराबर आया है 4, ठीक है, तो 4x आएगा यानी कि 40x आएगा ये। और D बराबर कितना है? 8x। अगर आप सबको ऐड कर रहे हैं तो हमें ABCD की जो वैल्यू आएगी, ABCD जो नंबर है वो किस फॉर्म में आएगा ये पता लगेगा। देखिए 1000 तो ये है, 200 ये है, 40 ये है, 8 ये है, तो 1000, 200, 40 और 8 48x, ये एक ABCD एक नंबर है। अब ये पूछ रहा है कि जो ABCD है ये किस जो पिन है, यही तो ABCD पिन है, ये पिन किस से डिवाइड होगा? तो क्या ये 5 से डिवाइड होगा? ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन सही नहीं हो सकता। क्या 2 से डिवाइड होगा? 2 से तो बिल्कुल होगा। 3 से डिवाइड का रूल क्या होता है? सम ऑफ डिजिट 3 से कटना चाहिए, ये 3 से कटेगा और ये भी 3 से कटेगा, 3 से कट रहा है। 7 से कटेगा, अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, 5 बचेगा, 7 7 49, बचेगा कितना? 5। ये नंबर 7 से नहीं कटेगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, हम चेक कर चुके हैं। इसे चेक करें, 13 से कटेगा क्या? अगर 13 से काटेंगे, 13 नंबर 117 होता है, 117 के बाद बचेगा कितना? 7। और 13 7 91, 13 5 65, 13 6 78, 13 से कट रहा है। क्या 11 से भी कट रहा है? 11 से कटेगा तो 11 से नहीं कटेगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन क्या है इसे हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द हॉर्स इज ग्राजिंग ए फील्ड, जो हॉर्स है वो एक फील्ड को घास चल रहा है। कह रहा है इट इज टाइड एट ए पोल, कह रहा है एक पोल से बंधा हुआ है विद ए रोप ऑफ लेंथ। अब समझिएगा ये यहां है, ठीक है। अब एक रस्सी है जो कितनी दे रखी है? 6 मीटर की, इससे बंधा है, घोड़ा यहां है, तो घोड़ा ये सारी घास खा सकता है, इधर से सारी घास खा सकता है, चारों तरफ इस घास को खा सकता है 6 मीटर की डिस्टेंस पे, यानी कि एक सर्कल बन जाएगा। ये एक सर्कल बना होगा जिसकी रेडियस क्या होगी? 6। कह रहा है हॉर्स मूव ए पॉइंट ए टू बी, हॉर्स केवल ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ही मूव करता है।
तो इसका मतलब केवल इतनी घास खा पाएगा, ये एक सेक्टर बनेगा। सही है जी। कह रहा है मेकिंग एन आर्क एन एंगल ऑफ 70 डिग्री, इसने 70 डिग्री का यहां पे एक एंगल बनाया। तो पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, इस सेक्टर का जिसने घास खाई है, इस वाले सेक्टर का आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब समझिएगा, जो पूरा एरिया होता है, जो पूरा एरिया होता है वो क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, जो 360 डिग्री के एंगल पे होता है। हमें केवल 70 डिग्री का हमें निकालना है, तो ये आपका आंसर होगा। पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, नहीं दी है तो 22/7 मान लेंगे। रेडियस दे रखी है 6 × 6 डिवाइड बाय 360 इंटू, देखिए इस 36 से कट जाएगा, इस 0 से ये कट जाएगा, इस 7 से 7 कट जाएगा, तो आंसर केवल क्या रह जाएगा, 22 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एरिया है तो ये मीटर स्क्वायर में होगा बेटा, ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, लिखा है एक ट्राइंगल है एबीसी, एक ट्राइंगल है हमारा एबीसी, ओके जी, और एक ट्राइंगल है डीईएफ, एक ट्राइंगल है हमारा डीईएफ। ठीक है, आगे बता रहा है एरिया दे रखे हैं इनके 49। हमें अगर एरिया की बात करें तो इसका जो एरिया है वो 49 है, और इसका जो एरिया है क्या है, 144 है। कह रहा है ईएफ, ईएफ किधर होगा, यानी ये वाली साइड, ये दे रखी है 16.8। तो कह रहा है बीसी की लंबाई क्या होगी, ये हमें निकालना है। देखिएगा ये दोनों ट्राइंगल कैसे सिमिलर, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हों तो इनके जो एरिया का रेशियो होगा, एरिया ऑफ एबीसी और एरिया ऑफ डीईएफ, इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड बीसी और उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या आएगी, ईएफ, इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। ये सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी है, सिमिलरिटी में पढ़ाई जाएगी, जिसने पढ़ लिया ठीक है, जिसने नहीं पढ़ी है समझ लेंगे। अभी के लिए इस फॉर्मूले को समझें। ठीक है, कि दो अगर सिमिलर ट्राइंगल हो तो इनके एरिया का रेशियो कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। हमें इसका एरिया दे रखा है 49, इसका एरिया दे रखा है 144, जो स्क्वायर है इधर आके अंडर रूट में कन्वर्ट होगा। बीसी हमें एक्स निकालना है और वो दे रखा है 16.8। अगर आप इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ऊपर तो आएगा भैया 7, ऊपर आएगा 7, नीचे आएगा 12, ये x अपॉन 16.8 के बराबर होगा। ठीक है जी, आप इसे 4 से काटेंगे 3 बार कटेगा, 4 से इसे काटेंगे तो 4 से कटेगा 4 चौक 16, 4.2, 3 से और काट देंगे तो कटेगा 1.4 बार, 14 7 98, 9.8 आंसर होगा, 9.8। क्रॉस गुणा करेंगे तो x की वैल्यू 9.8 आएगी। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कैन ऑफ वाटर ऑफ मिल्क, कैन ऑफ वाटर एंड मिल्क मिक्सचर कंटेन इतने %, ठीक है, मिल्क, ए पार्ट ऑफ दिस मिक्सचर इज रिप्लेस विद अनदर मिक्सचर कंटेनिंग 50% मिल्क। जो पहला मिक्सचर है उसमें मिल्क कितना है, 60% है, ये एलिगेशन से होगा बेटा। जो दूसरा मिक्सचर है उसमें मिल्क कितना है, 50%। ध्यान रखना हम मिल्क लेकर चल रहे हैं तो पूरे क्वेश्चन में मिल्क लेके ही चला जाएगा। पहले वाले का मिल्क, दूसरे वाले का मिल्क, दोनों को मिला दिया तो कह रहा है मिल्क जब मिलाने से बना तो 52% मिल्क बना है, 52% मिल्क बना है। अगर आप एलिगेशन लगा दें, अगर एलिगेशन लगाएंगे तो इसका मतलब ये तो आएगा पहले वाले का, इसमें से ये घटेगा तो आएगा 8 पार्ट, इधर रिप्लेस वाला है और ये पहले वाला है जिसके पहले वाले पार्ट को मिलाया गया है। ठीक है, एलिगेशन लगाया, इसमें से ये घटाया 8 बचा, इसमें से ये घटाएंगे तो बचेगा 2, यानी कि तो रिप्लेस कितना किया, 4 पार्ट, आउट ऑफ टोटल क्वांटिटी कितनी है 5, 4/5 ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, रिप्लेस किया है 4 पार्ट, जो पूछा है वो ऊपर और टोटल क्वांटिटी नीचे लिखी जाएगी बेटा। अगला क्वेश्चन एक और देख लेंगे, नंबर ऑफ मोबाइल सिम कार्ड इन 4 स्टेट्स, 4 अलग अलग स्टेट्स हैं, उसमें कितने कितने सिम है ये बताया है। जो पहला डेटा है वो जियो का है, जो दूसरा डेटा है वो बीएसएनएल का है, और जो तीसरा डेटा है वो एयरटेल का है। ये बिहार के लिए बताया है, ये यूपी के लिए बताया है, आगे दिल्ली के लिए बताया है और आगे आपको पंजाब के लिए बताया है। इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन पूछा क्या कह रहा है, कह रहा है इन विच स्टेट देयर इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ओनर ऑफ बीएसएनएल सिम
BSNL के सबसे कम किस्म है, तो BSNL कौन सा बेटा, ये ऑरेंज वाला। देखिए यहाँ पे 25 हैं, यहाँ 10 हैं, यहाँ 20 हैं, यहाँ कितने हैं 15। तो सबसे कम कहाँ पे है, दिल्ली में। तो दिल्ली आपका क्या होगा, करेक्ट राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप एक और देख रहे हैं। तो इसी के साथ हमारे टेस्ट के सभी क्वेश्चंस प्रॉपरली हो गए हैं। एक दो क्वेश्चंस के ऑप्शन गलत थे। हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र सिंह भाटिया। एसएससी में आपके जो टेस्ट पेपर है उनके आंसर वगैरह मैं आपको आज बता देता हूँ। तो हम लोग रीड करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स ए पोल वाज टेकन ऑफ वोटर्स लीविंग द वोटिंग प्लेस दैट यूजुअली यूज्ड फॉर प्रेडिक्टिंग द विनर्स। ठीक है, एक्चुअल में ये वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है, तो हमको इसका मतलब पता होना चाहिए। कंसेंसस मतलब सामूहिक विचार होता है, सेंसस मतलब जनगणना होता है। फर्स्ट का आंसर होगा आपका डी। ठीक है, आप लोग अपना आंसर टिक करते जाइएगा। फर्स्ट का सही आंसर डी है। सेकेंड है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। एंटोनिम्स में हमको उसका उल्टा बताना होता है, अपोजिट बताना होता है। तो सेकंड आपका इंटेंस वर्ड है, इंटेंस का सही आंसर होगा आपका मॉडरेट। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा आपका मॉडरेट। क्लियर, ये हो गया आपका सेकंड का आंसर। ठीक है, आप लोग अपना आंसर मार्क करते जाइए। तो 77 का आंसर आपका बी हो जाएगा। अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन 73 में। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर मतलब किसी पार्ट में गलती हो गई है, हमको उस गलती को ढूंढना होता है। ठीक है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा ग्रामर वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ बेसिक चीज़ आपको पढ़ना पड़ता है। अगर हम बात करें ग्रामर की, तो हमको ऐसा नहीं कि सारा ग्रामर है तभी एरर मिलता है, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है। ठीक है, तो फर्स्ट का आपका आंसर हो जाएगा डी, सॉरी थर्ड का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। देयर वाज अ डैश एक्सीडेंट लास्ट नाइट एंड द इंस्पेक्टर और डिप्टी वाज अनेबल टू रेज हेल्प व्हेन शी कॉल्ड फ्रॉम द माउंटेन्स। ठीक है, तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ने की भी हैबिट डालना है। हम एग्जाम में क्वेश्चन को कितनी देर में पढ़ें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, हमको आंसर पता होता है बट पढ़ने में हम लोग बड़ा ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। ठीक है, तो एक्सीडेंट तो सीरियस ही होगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सीरियस। हार्श मतलब निर्दयी होता है, दुष्ट होता है, वो किसी भी एंगल से वहाँ जम नहीं रहा है। सही आंसर क्या हो जाएगा, सीरियस हो जाएगा। तो इसमें एक एलिमिनेशन मेथड यूज करना पड़ता है। आपको मीनिंग पता है कौन सा नहीं हो सकता, वो भी आप देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना आंसर बता सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, सेलेक्ट द, अगला क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, सिनोनिम मतलब मिलता जुलता वर्ड होता है, डिस्टेंस मतलब दूरी होता है, फार अवे का मतलब भी दूरी होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड अंडरलाइन स्टेटमेंट। इसमें आपको एक वो बताना है आपको कहाँ पर इसमें गलती हुई है। अगर हम देखा जाएंगे तो इस क्वेश्चन को पढ़ें, टू डिस्कस थ्रू द प्रोजेक्ट, टू डिस्कस ओवर द प्रोजेक्ट, टू डिस्कस द प्रोजेक्ट, टू डिस्कस बियॉन्ड द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन में डिस्कस के साथ अबाउट लगा हुआ है, डिस्कस के साथ ना कभी अबाउट नहीं लगता है। तो करेक्ट आंसर तुम्हारा बी हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड। एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के तौर पर यूज करना है हमको। ए फॉर्मल स्टेटमेंट टेस्टिफाइंग टू समवन कैरेक्टर एंड क्वालिफिकेशंस। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ना आप लोग वोकैब वगैरह के भी प्रैक्टिस करते रहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन ग्रामर के नहीं आते हैं। हर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए वोकैब का ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो सही आंसर होगा इसका टेस्टिमोनियल। सही आंसर होगा इसका सी। सी इज योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड मतलब होता है जिसका कोई मीनिंग नहीं है ना, वही स्पेलिंग हमारी गलत होती है ना। स्पेलिंग को गलत तभी मानोगे जब उसका कोई मीनिंग नहीं है। मीनिंग नहीं है का मतलब है, जैसे मैं लिखता हूँ COMMIT कमिट, इसका एक मीनिंग है, लेकिन वही मैं लिखता हूँ COMIT कमिट, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो जिस स्पेलिंग का कोई मीनिंग नहीं होता वही गलत मानी जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी। दिस इज योर करेक्ट आंसर। इसको थोड़ा पढ़िएगा, इंग्लिश तो गलत नहीं है, इंग्लिश मतलब चिंता करना होता है, तो वो गलत नहीं है वहाँ पर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स एज देयर वर रिपोर्ट्स ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ स्कोर्स इन द प्रीवियस एग्जाम। द एस्पिरेंट डिमांडेड ए प्रोसेस टू इंश्योर डैश असेसमेंट फॉर सिलेक्शन। ठीक है, अब आप ऑप्शन पढ़िए। तो ये ना चारों जो आपको दिए इडियम्स दिए हैं, सारे इडियम्स है। इसका सही आंसर होगा फेयर एंड स्क्वायर। अच्छा, फेयर एंड स्क्वायर का मतलब लिख लो ईमानदारी होता है, ऑनेस्टी होता है। ठीक है, फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ईमानदारी, ऑनेस्टी। सही आंसर होगा फेयर एंड स्क्वायर। एक इडियम सही है, जब मैं क्लास में आपको करवाऊंगा तो थोड़ा प्रैक्टिस करवा दूंगा इडियम्स की। अगला क्वेश्चन है, द पार्टी वाज ए डैश अवर फॉर एवरीवन एक्सेप्ट मुकेश। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे पार्टी क्या सबके लिए
अगर आप बोलोगे वेलकम थी, हैप्पी थी, या अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से अगर आप पढ़ने बैठे तो थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है। द पार्टी वाज द डैश, तो पार्टी क्या होगी आपकी, स्वाभाविक सी बात है कि ड्राई तो होगी जी, ड्राई मतलब सूखी होगी, पार्टी तो अच्छी अच्छी होगी, स्टेबल मतलब स्थिर होता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है, एक मिनट, इस क्वेश्चन का सही आंसर है तुम्हारा हैप्पी होगा। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, है ना, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो सुमन वाज टेकिंग अ बैग, देखो जब भी क्वेश्चन में ये लगता है, वास लगता है ना, उस क्वेश्चन में ये जरूर लगता है, बीइंग जरूर लगता है। एक्टिव से पैसिव वॉइस कन्वर्ट करने के लिए हमको टेंस का नॉलेज होना चाहिए। जैसे आई वाज राइटिंग अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय मी, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय मी। तो जब भी क्वेश्चन में वास लगता है उसमें बीइंग जरूर लगता है। अब हम इस क्वेश्चन में देखेंगे बीइंग कहाँ पर लगा है, यहाँ नहीं लगा, ये रॉन्ग है आपका, यहाँ नहीं लगा, यहाँ लगा है लेकिन इस लगा है, वास है तो वास ही आएगा, तो ये नहीं आ सकता, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, है ना, उनको गलत स्पेलिंग ढूंढना है। तो भाई गलत स्पेलिंग हमारी तभी होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो ये असेसमेंट की स्पेलिंग आपकी रॉन्ग है, क्योंकि ASESS होता है, क्वेश्चन में ASSE दिया मतलब वो गलत दिया है, इसकी जगह ये आना चाहिए था। तो हमको इसमें से गलत स्पेलिंग ढूंढना है, तो गलत स्पेलिंग है आपकी असेसमेंट, दिस इज वो करेक्ट आंसर। आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, द सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स, एंटोनिम्स में याद रखना है, एंटोनिम्स में हमेशा आपको उल्टा ढूंढना है, ठीक है। तो हारमोनी मतलब होती है एकता, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 14 का आंसर हो जाएगा आपका ए। हारमोनी मतलब एकता होता है, यूनिटी होता है। और उसके बाद अगर आप अगला क्वेश्चन पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें आपको सही ऑर्डर में जमाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे तो रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर, सही ऑर्डर में जमाना है। अब सही ऑर्डर में जमाओगे तो पहला तो आई वॉज विजिटिंग फैमिली इन साउथ कैरोलिना, मैं फैमिली के साथ साउथ कैरोलिना में विजिट किया था, साथ में मेरा भाई भी था। तो आर के बाद एस का क्रम बना है, तो सही आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाला RSP होगी। इसमें थोड़ा सा ना हमको लिंक बनाना पड़ता है, कौन सा पहले आ रहा है कौन सा बाद में आ रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है एन से क्वेश्चन चालू होगा नहीं, तो पी से चालू हो नहीं सकता, ठीक है। और आप पहले थोड़ा बताओगे अपने बारे में, इंट्रोडक्शन दोगे कि मैं अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जा रहा था, फिर साथ में कौन जा रहा था। तो इसमें कुछ लिंक बनाना होता है, कुछ रूल्स होते हैं जो मैं आपको आगे क्लास में समझाऊंगा कैसे बनाया जाता है इसको, इसे में ट्रिक काम करती है। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को साथ साथ थोड़ा रीड कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट एडवर्ब, एक मिनट सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 16, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट एडवर्ब ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस। आपको इसमें एडवर्ब ढूंढना है, ठीक है। एडवर्ब मतलब होता है क्वालिटी ऑफ वर्ब, जो वर्ब की क्वालिटी बताता है वो एडवर्ब होता है। तो अगर इसमें एडवर्ब की बात करें तो कंप्लीट फॉरगॉट हर बर्थडे, आई डोंट नो हाउ टू मेक इट, इसमें सही आंसर क्या होगा आपका इसमें आपका एक दिया कंप्लीटली, कंप्लीटेड, कंप्लीटिंग और कंप्लीटली। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से रीड कीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर हम ढूंढेंगे तो आपको इसमें एडवर्ब को ढूंढना है आपको, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, देखिए भाई मैं एडवर्ब के बारे में बता देता हूँ। एडवर्ब उसको बोलते हैं जिसमें हम LY लगाते हैं, LY, जैसे स्लो का स्लोली करते हैं, नियर का नियरली करते हैं, प्रॉपर का प्रॉपरली करते हैं। एडवर्ब की पहचान ही LY से होती है, ठीक है। तो अगर हम एडवर्ब देखेंगे तो इसमें LY किस में लगा है, देख लीजिए, ये आपका एडवर्ब है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ ही प्ले स्लो, तो मैं गलत हूँ, मुझे वो लिखना पड़ेगा ही प्ले स्लोली, ये वर्ब है। और वर्ब की क्वालिटी बताने वाले को ही एडवर्ब बोलते हैं। हिंदी में क्रिया विशेषण बोलते हैं एडवर्ब को, LY लगता है उसमें। तो LY किस में लगा है वो देख लीजिए, सही आंसर होगा आपका डी, दिस इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, माय टीचर फॉरबेड टू ट्रस्ट वन एवरी मंथ, ठीक है। हम देखो ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होता है इसके सारे रूल को पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हमने 4 ऑप्शन है तो 4 ऑप्शन से आप सारे नरेशन सीख जाओगे, ये नरेशन का क्वेश्चन है, इसके लिए सारा बेसिक से आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगा। अभी मैं आंसर बता देता हूँ, आंसर होगा आपका बी होगा, ठीक है। क्यों होगा कैसे होगा जब मैं क्लास में डिस्कस करूंगा तो डिटेल में समझा दूंगा इसको। अगला क्वेश्चन पढ़िए, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनीज ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। रिपल्सिव, तो अगर आप देखोगे रिपल्सिव मतलब जो अप्रिय होता है, जिसको कोई प्यार नहीं करता, जो पसंद ना हो, उसका आंसर होगा प्लीजेंट। सुपरफ्लूस मतलब तो फालतू होता है, अननेसेसरी, बिना मतलब के कुछ यूज करते हैं ना कोई वर्ड तो उसको सुपरफ्लूस बोलते हैं, जैसे कजन सिस्टर, रिटर्न बैक, अननेसेसरी वर्ड हम यूज करते हैं। सुपरफ्लूस का मतलब ही फालतू होता है। अगला क्वेश्चन है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। सबसे पहले तो अगर आपको वॉइस बनाना है तो वॉइस के लिए आपको टेंस आना, थोड़ा नॉलेज होना बहुत जरूरी है।
सुधा वाज राइटिंग अ लेटर, तो इसमें वास लगा है, तो जैसे मैंने बताया वास वाले क्वेश्चन में बीइंग लगता है, तो मुझे पहले लेटर लिखना पड़ेगा, अ लेटर वाज बीइंग, ठीक है। ए लेटर वाज बीइंग देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है, लेटर वाज बीइंग रिटन बाय सुधा टू हर हस्बैंड, तो ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, बस एक्टिव वॉइस से क्या बन गया, वो पैसिव वॉइस। तो वास के साथ बीइंग कहाँ पर लगा है, यहाँ लगा है, यहाँ भी बीइंग लगा है, बट यहाँ वर्ब के साथ लगा है, जबकि लेटर के साथ वास आता है, क्योंकि लेटर एक ही है। सही आंसर क्या होगा, डी होगा। दिस इज योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द समथिंग दैट इज वेरी स्मॉल। कोई चीज़ बहुत ही छोटी है, तो स्वाभाविक सी बात है, छोटी है तो तीन ही बोलेंगे। सिलेंडर तो होगा नहीं, सिलेंडर मतलब बदनामी करना होता है, बुराई करना होता है, वो तो हो नहीं सकता। सही आंसर होगा टाइनी। अगला आपका एक पैसेज है, तो पैसेज अगर आप पढ़ोगे तो हमेशा याद रखना, पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, बाद में पैसेज पढ़ना चाहिए। कभी भी आप डायरेक्ट पैसेज को सॉल्व करने मत जाना, हमेशा पहले आप लोग रीड करना क्वेश्चन को, उसके बाद रीड करना पैसेज को, तो आपसे बनने के चांसेस थोड़े से और बढ़ जाएंगे आपके, ठीक है। सबसे पहले रीड द पैसेज केयरफुली एंड देन उसके बाद उसको पुट करना होता है, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसके आंसर आपको बता देता हूँ, ये पैसेज अगर आप लोग पढ़ते रहिएगा, ठीक है। अगर हम इस पैसेज की बात करें तो अगर आप इस पैसेज को अगर रीड करने जाएंगे तो दिया इन द फॉलोइंग पैसेज ए ग्रेट फायर करके आपका पहला वर्ड दिया हुआ है, ठीक है। पहले का आंसर आएगा ब्रोक इनटू, हाँ ये जो आपके ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ब्रोक इनटू। पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ जरा, ताकि आपकी क्लियर हो जाए सारी चीजें। हाँ, तो अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ब्रोक आउट हो जाएगा, सॉरी ब्रोक इनटू नहीं, पहले का आंसर हो जाएगा ब्रोक आउट, ठीक है। इसको जरा रीड कर लीजिएगा। सेकंड का आंसर हो जाएगा आपका डिस्ट्रॉयड, है ना, कोई भी चीज़ क्या होगी, डिस्ट्रॉयड होगी। सेकंड का आंसर 22 का आंसर हो जाएगा डिस्ट्रॉयड। उसके बाद हम आते हैं 20 नेक्स्ट क्वेश्चन में, उसका आंसर आएगा आपका स्वेप्ट। नेक्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका स्वेप्ट हो जाएगा, स्वेप्ट। इसको पढ़ के देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा क्यों आंसर हो रहा है। फिर आपका आंसर हो जाएगा रीबिल्ट, नेक्स्ट का आंसर हो जाएगा रीबिल्ट, और लास्ट वन है उसका आंसर हो जाएगा आपका रिजेक्टेड, इरेक्टेड, सॉरी इरेक्टेड मतलब होता है एक तरह से नष्ट करना भी होता है, तो सही आंसर हो जाएगा इरेक्टेड। अब ये क्यों सूटेबल है, इसके लिए आप इसको जरा पढ़ लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कहाँ पर क्या आना चाहिए। इसमें थोड़ा वर्ब का भी ध्यान देना पड़ता है, फर्स्ट फॉर्म है वर्ब, सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है, उसके अकॉर्डिंग भी हमको चलना पड़ता है। ईट के साथ सिंगुलर आता है, ठीक है, दा के पहले ये आता है, दा के बाद डिग्री आती है, थोड़ा बेसिक चीज़ें पढ़ना पड़ता है। तो हम जो टेंस पढ़ते हैं वो इसमें बड़ा काम आता है, लेकिन ये एक या दो बनाने से नहीं होगा, थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ता है। तो कोशिश कीजिएगा डेली एक आध क्लोज टेस्ट वगैरह, पैसेज वगैरह सॉल्व कीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग ये चलेंगे, ठीक है। तो अगर हम इस पेपर के बारे में बात किया जाए तो जितना भी पेपर हम देखें अभी तक, इसमें वोकैब के क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं, सिनोम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, वन वर्ड हो गया, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ वोकैब। ग्रामर की जो आपको थोड़ी बहुत एरर में पढ़ी है और थोड़ी वॉइस में पढ़ी है, तो वॉइस टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मैं क्लास में डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। तो ये थे आपका आंसर, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टेस्ट पेपर के साथ। ओके, चले भाई बच्चा, काफी देर बाद एक आसान टेस्ट आपके सामने, और जैसा कि मैंने कहा था भाई, आपके इस टेस्ट के अंदर अधिकांश वो सवाल पूछे गए हैं जो पिछले वर्ष आपके एसएससी के एग्जाम के अंदर देखने को मिले हैं हमको। बिना किसी देरी करे जरा कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा सा जूम करके और क्वेश्चनों को समझने की कोशिश किया जाए। भाई पहला सवाल देखिए बच्चा क्या कह रहा है, कि विच एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट टू एड्रेस द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 इज ऑल्सो नोन एज ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट ऑफ 1784। ठीक है, कंपनी में या कंपनी के, अगर हम ऐसा कौन सा कानून था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट के बाद, और उस एक कानून के अंदर, मतलब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद कौन सा कानून पारित किया गया, जिस कानूनों के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर जो भी कमियां थी उनको सुधारने के लिए प्रावधानों का जिक्र किया गया। तो उसके लिए बेटा जो कानून आया वो आया द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। जो पिट्स इंडिया एक्ट था 1784 उसको लाया गया। आपको पता है विलियम पिट नाम के वहां उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के नाम पे एक कानून लाया गया। अगला सवाल ये कह रहा है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द सिस्टम ऑफ डायरकी वाज इंट्रोड्यूस एट द सेंटर। केंद्रीय स्तर पे डायरकी नामक व्यवस्था की शुरुआत कौन से कानून के तहत हुई? तो भाई इसका जो सही आंसर है दैट इज 1935, क्योंकि डायरकी वाज इंट्रोड्यूस एट द सेंटर जो था वो आपका 1935 में था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा क्वेश्चन कह रहा है, हु वाज नॉट द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इनमें से कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो भाई ये तो आपको पता है संविधान सभा के थे, ये भी थे
जीवी मालवंकर तो पहले आपके लोकसभा के स्पीकर हैं भाई। महात्मा गांधी इज द आंसर। महात्मा गांधी वो व्यक्ति हैं भाई जो हमारी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। द जस्टिस डिस्क्राइब इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अंदर जो न्याय शब्द है वह क्या दिखाता है बेटा? आपका पॉलिटिकल जस्टिस, राजनीतिक जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस या फिर सोशल जस्टिस, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय, इन तीनों में से किस धारणा की बात करता है बेटा? तो ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, जो प्रियम्बल है उसके अंदर पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस एंड सोशल जस्टिस, इन तीनों का ही जिक्र देखने को मिलता है। अगला सवाल कह रहा है व्हाट डज द रिट ऑफ मेंडेमिस मीन? जो मेंडेमिस नामक जो रिट है आपका, ठीक है, ये इसका जो शाब्दिक अर्थ है बेटा वो क्या कहता है? जो मेंडेमिस नामक है उसका, जो मेंडेमिस नामक आपका रिट है उसको, या उसका मतलब क्या है बेटा आम शब्दों में? वी कमांड बाय व्हाट वारंट यू मे हैव अ बॉडी टू बी सर्टिफाइड। तो भाई अगर हम मेंडेमिस की बात करें, जिसे हिंदी में परमादेश कहते हैं, तो उसी से पता लग गया वी कमांड, हम आदेश देते हैं, वी कमांड परमादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इन द केस ऑफ डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द डैश विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर भारतीय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की मृत्यु हो जाती है तो उस हालत में देश का जो राष्ट्रपति हो किसको नियुक्त किया जाएगा? ठीक है भाई, तो इसका सही आंसर है द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो उस समय भारतीय राष्ट्रपति की तरह काम करना शुरू करेगा। फिर क्या रहा है? द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटी इन इंडिया, इंडियन पार्लियामेंट इज। भाई जो चेयरमैन होगा पब्लिक अकाउंट समिति का, ठीक है, वो चेयरमैन हमेशा कौन होगा? द लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी, द स्पीकर ऑफ लोकसभा, द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो भाई इसका सही आंसर है बेटा द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी। हालांकि जो ऑप्शन ए ऑप्शन बी में थोड़ा डिबेट है उसको हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। पहले प्रावधान ऐसे हुआ करते थे, बाद में बेटा ये प्रावधान शिफ्ट कर दिया गया। नेक्स्ट, द सिटी ऑफ विजयवाड़ा लाई ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? जो विजयवाड़ा शहर है वो किस नदी किनारे बसा है बेटा? तो विजयवाड़ा जो शहर है वो बसा है आपका कृष्णा नदी किनारे। सो विजयवाड़ा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ कृष्णा। नेक्स्ट बात करें बेटा, नेम द विमेन हु वाज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट? वो उस महिला का नाम क्या है बेटा जो दिल्ली उच्च न्यायालय की प्रथम न्यायाधीश बनी? तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका लीला सेठ बेटा। लीला सेठ वो महिला है जो कि भारतीय जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसकी पहली महिला जज बनी। द बिगेस्ट रिवर आइलैंड इन द लोकेटेड इन विच रिवर? भारत का सबसे बड़ा जो रिवर आइलैंड है, मतलब नदी द्वीप, वो किस नदी में है बेटा? तो उसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र वो नदी है जिसके अंदर ये लोकेटेड है। राज्य है आपका असम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कोल एरिया ऑफ इंडिया? भारत का सबसे बड़ा कोल क्षेत्र कौन सा है बेटा? तो झरिया, झारखंड नामक जो झरिया है झारखंड में, वो भारत का सबसे बड़ा कोल क्षेत्र है। तो आपका सही आंसर है वो है आपका आंसर नंबर ए। द फुल फॉर्म ऑफ ट्राई, ट्राई का जो फुल फॉर्म है वो क्या है भाई? तो भाई ट्राई का फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका मतलब जो सही आंसर है आपका वो है आंसर नंबर डी। अगला प्रश्न कहता है बेटा व्हाट डज ए स्टैंड फॉर इन द उड़ान, द इनिशिएटिव ऑफ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री? जो सिविल मंत्रालय है, एविएशन मंत्रालय है, उसके द्वारा उड़ान अभियान जो था उसके अंदर जो भाई ए शब्द है इसका तात्पर्य क्या है बेटा? तो आम शब्दों में कहूं उड़ान का सही तात्पर्य है उड़े देश का आम नागरिक। तो ए मतलब क्या है बेटा आपका आम। ठीक, नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ रिसेंटली रिलीज द बुक टाइटल वाई भारत मैटर्स? हाल फिलहाल में एक पुस्तक जारी की गई बेटा भारत, वाई भारत मैटर्स। ठीक है, इस किताब के जो लेखक हैं वो कौन है बेटा? तो इस समय जो भारत के विदेश मंत्री हैं बेटा वही इस किताब के लेखक भी हैं। जो भारतीय विदेश मंत्री हैं बेटा वो इस समय है आपके एस जयशंकर सर। तो बेटा इस किताब के जो लेखक हैं वो लेखक भी आपके हैं आपके एस जयशंकर। तो एस जयशंकर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने किताब लिखी वाई भारत मैटर। चलिए भाई अगर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हु वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर प्रोपाउंडिंग न्यूरॉन प्रिंसिपल इन 1906? न्यूरॉन प्रिंसिपल को देने वाले वैज्ञानिक का नाम, जब 1906 में उसको अवार्ड दिया गया, कौन है बेटा? तो लुइस अल्वारेज, हेनरी मसली, और उसके बाद सेंटियागो रामोन, और उसके बाद मैरी क्यूरी। तो भाई सेंटियागो रामोन वो व्यक्ति हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट बात करें बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज द ओल्डेस्ट? इनमें से सबसे पुरानी संस्था कौन सी है बेटा? तो IMF और WHO। तो ये तो भाई नई संस्थाएं हैं। FAO भी नया है। तो इंटरनेशनल
लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी बेटा। आप बताएं जरा इसका हेडक्वार्टर है तो कहाँ पे है बेटा, और ये किस बड़ी संस्था के अंतर्गत काम करती है। ठीक है, बाकी एफएओ तो पता है बेटा, इसका जो है इटली में मिलेगा आपको इसका हेडक्वार्टर। आईएमएफ को पता है वॉशिंगटन डीसी। जो डब्ल्यूएचओ है इसका पता ही है आपको, जिनेवा स्विट्जरलैंड। नेशनल पुलिस एकेडमी इज लोकेटेड एट विच प्लेस, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो है वो कहाँ पे स्थित है बेटा, तो इसका सही आंसर है हैदराबाद। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर इज नॉट करेक्टली मैच विद देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज। अच्छा, ये कौन कौन से ऐसे यात्री हैं जिनका संबंध उनके देशों के साथ नहीं है बेटा सही मायने में। तो अगर बात करें भाई मार्को पोलो इटली, इब्न बतूता मोरक्को, अलब्रुन उज्बेकिस्तान, पीटर मुंडी नहीं बेटा ये गलत है, पीटर मुंडी इज नॉट फ्रॉम चाइना, तो सही आंसर है आपका आंसर नंबर बी। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द काकोरी केस, किस वर्ष काकोरी हादसा हुआ बेटा, तो काकोरी ट्रेन जो हादसा था वो 1925 में हुआ था, आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिस्पांसिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल के विभाजन के लिए इनमें से कौन जिम्मेदार था बेटा, हु वाज रिस्पांसिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो भाई सही आंसर है बेटा लॉर्ड कर्जन, वो व्यक्ति हैं जिनकी वजह से यह पार्टीशन प्लान हुआ, तो ये भी सही आंसर हो जाएगा आपका। फिर बेटा स्टैटिक क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पे देखें फटाफट क्या क्वेश्चन कह रहा है। Which classical dance form originated in the state of Kerala is known for its graceful movement and elaborate makeups। ठीक है भाई, तो इसके लिए हम सिंपल कह सकते हैं केरला का प्रसिद्ध डांस, तो इनमें से केरला में जो बनाया जाता है पहले उसी को देखना है बेटा। शब्द था आपका केरला और केरला से संबंधित है कथकली, सीधी बात। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आपको पता ही है आंध्र प्रदेश का, और उड़ीसी उड़ीसा राज्य का है। गरबा इज अ ट्रेडिशनल डांस किस राज्य का है, तो भाई गरबा जो है ट्रेडिशनल डांस है गुजरात का, बात खत्म। विच डांस फॉर्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय द विगरस फुटवर्क, स्पिनिंग एंड रिदमिक क्लैपिंग एंड इज पॉपुलर इन पंजाब। पंजाब के क्षेत्रों में कौन सा डांस प्रसिद्ध है बेटा, ये तमिलनाडु का हो गया, ये हो गया यूपी का, ये हो गया केरला का, तो ये पंजाब का हुआ। सही आंसर है भांगड़ा आपका बेटा, तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट, विच क्लासिकल डांस फॉर्म ओरिजिनेटेड इन द टेम्पल्स ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के मंदिरों में कौन सा डांस प्रसिद्ध हुआ बेटा, पता ही लग गया, कथकली होगा नहीं, कुचिपुड़ी होगा नहीं, कुडिसी होगा नहीं, तो एलिमिनेशन से भाई भरतनाट्यम इज जो राइट आंसर। भरत मुनि के द्वारा लिखी गई किताब, उसी पे बेस से भरतनाट्यम। सतारिया इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट, तो भाई असम, क्योंकि भाई केरला में देख लिया आपने कथकली, मणिपुरी, उड़ीसी, तो सतारिया इज इन असम, सिंपल सी बात है बेटा। कुछ आसान सवाल आपके थे यहाँ पे, और इन्हें आसान सवालों का जवाब आपने टेस्ट में दिया होगा। ठीक है भाई, तो मिलते हैं भाई अपने अगले टेस्ट के सॉल्यूशन के अंदर, तब तक आप देखें अगर कोई यहाँ पे गलती हुई है, एक आध क्वेश्चन में अगर ऊपर नीचे कहीं हुआ होगा वो एक्सप्लेन करने में, तो प्लीज उसे देख लेंगे, वो क्लास में अपन डिस्कस करेंगे, और जैसे हमेशा करते हैं। तब तक बेटा आप लोग सॉल्यूशन देखें और देखें कितने नंबर आए आपके।